प्रेम कौन नहीं करता आज के टाइम में या कभी भी। प्रेम सारे करते हैं। कोई इंसान से भी करता है, कोई जानवरों से भी करता है, कोई पक्षियों से करता है। प्रेम तो बड़ा पवित्र चीज है। लेकिन जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ना, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो इंसान से ना होकर के एक प्रेतात्मा लड़की से प्यार करने लगा था, और वो भी अनजाने में। उसको पता ही नहीं था कि जिस लड़की से वो दिल लगा बैठा है वो तो इस दुनिया में रहती ही नहीं है। वो तो उसका दुनिया अलग है। लेकिन वो बेचारा इन सब चीज़ों से अनजान था, बेखबर था, और चाहत बहुत थी। बहुत चाहता था उस लड़की को जिसे वो प्यार करता था। लेकिन वो थी तो एक प्रेतात्मा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है पंकज। मध्य प्रदेश, साल 2003। और ये जो घटना हुआ था उस वक्त में पंकज का उम्र लगभग 26 साल की रही होगी। पंकज की अभी शादी नहीं हुई थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके पास अभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ रहा था। अब उम्र भी हो चुकी थी। आखिरकार अब वो ऐसे एक चक्कर में फंसते चले गए जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो जाइए ना। राज की कहानियां इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाते ही आप मेरे नए चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पंकज की कहानी का, पंकज की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं 25-26 साल का था। अब मैं ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक चलाने का। पहले तो मैं हेल्परी से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज जिस मुकाम पर था मैं ड्राइवर बन चुका था। अब मेरे साथ भी असिस्टेंट काम करते थे, हेल्पर काम करते थे। और मैं जो अपना असिस्टेंट था ना, मैं अपने आप को मानता था कि मैं भी कभी असिस्टेंट था, तो बड़ा प्रेम से मैं व्यवहार करता था। और जो मेरा असिस्टेंट, उसका नाम था रमेश। एक छोटे भाई की तरह हम ट्रक में अब काम करते थे, एक दूसरे का अब साथ देते थे, और बड़ा अच्छा व्यवहार था हम दोनों के बीच में। लेकिन जब हम लौट के आते ना काम से, हमें बता दूं कि मैं एक ट्रांसपोर्ट के पास में नौकरी करता था, उसी का ट्रक चलाता था। और सुबह से हम लोग अब माल लेकर निकलते और देर रात तक माल को खाली करके और हम ट्रांसपोर्ट के ऑफिस तक पहुंच जाते थे। लेकिन वहाँ पर ट्रक लगाने की जगह नहीं थी। वो इतनी पतली गली थी तो उसमें कार बड़ी मुश्किल से गुजरती थी, जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था। तब उन्होंने बताया था कि एक हॉस्पिटल है, उसके पीछे में खुली जगह है, वहाँ पर ट्रक लगाया करो आराम से, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। अब फिर हम उसी हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड के एरिया था, अपना ट्रक लगाने लगे। अब जो मेरा रमेश असिस्टेंट था ना, वो तो लोकल था, लेकिन मैं बाहर गांव का था। मेरे पास में उस टाइम में ना तो कोई घर था ना द्वार था। मेरा जो घर बार था पूरा पूरा ट्रक ही था। मैं अपना बिस्तर सब कुछ लेकर के ट्रक में ही रखता था, और जहाँ ट्रक लगाया घर मेरा तैयार, उसी घर में अपना यानी ट्रक में ही सोता था। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के पास अब रात को आते थे, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, तो रमेश कहता था कि उस्ताद, ये जो जगह है ना मुझे ठीक नहीं लगती। मैं पूछ बैठा कि क्यों रमेश, ऐसा क्या तुमने देख लिया? जगह तो खुली है, शानदार है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, और बाउंड्री भी दिया हुआ है। तो रमेश कहने लगा कि उस्ताद जी, आपको पता है
जो हम ट्रक लगा रहे हैं ना, इसके बैक साइड आगे क्या है? मैंने बोला हाँ मुझे पता है ना, ट्रांसपोर्ट वाले ने बताया था हॉस्पिटल है। तब वो हंस के कहने लगा कि ठीक है हॉस्पिटल तो है, लेकिन जहाँ पर हमारा ट्रक लगा है ना, बाउंड्री के दूसरी तरफ में मुर्दा घर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस्ताद जी, यहाँ पर हमें ट्रक लगाना नहीं चाहिए, हम कोई दूसरी जगह पर ले चलते हैं। लेकिन मैं कहने लगा नहीं, ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला है तो मुझे इसी जगह पर लगाना होगा, नहीं तो वो नाराज भी हो सकता है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं लग रही थी। हम 3-4 रातों से उस जगह पर अपना ट्रक खड़ा कर रहे थे। अभी तो इस ट्रांसपोर्ट के लाइन में इस जगह पर मैं नया नया नौकरी किया था। अब उन दिनों की बात थी, 4-5 दिन मुश्किल से हमें उस ट्रक पर काम करते हो चुका था। और वो असिस्टेंट मुझे अब समझा ही रहा था कि उस्ताद जी मेरी मानो तो ट्रक कहीं और लगा लेते हैं। लेकिन मैंने साफ शब्दों में उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, अब मैं नया नया नौकरी पर हूँ और कहीं ट्रांसपोर्ट वाला गुस्सा हो जाएगा तो ये भी नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं, अब तुम्हें क्या डर है, तुम तो अपने घर चले जाओगे, रहता तो मैं हूँ ना। अब मैं तो आज तक 3-4 दिन हो गया, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। आज सही मायने में मैं उनको बता भी दिया रमेश को, देखो मैं भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं हूँ, ना तो मैं मानता हूँ। अब इसके बाद जो रमेश को समझाना था उसने तो मुझे बता ही दिया था, लेकिन मैंने उसका कहना बिल्कुल नहीं माना। रमेश लोकल का था तो वो अपने घर चला जाता था, अब फिर सुबह में जल्दी आ जाता था। अब हम फिर सुबह में ट्रांसपोर्ट के जो ऑर्डर होता, जहाँ से माल उठाना होता था, हम उस गोदाम पर जाते, माल लेते, अब फिर कई जगह बांटना होता था उस माल को। ये सब करने में अब पूरा दिन खर्च हो जाता था। कभी कभी तो रात के 12 भी बज जाते थे जब हम इस जगह पर लौटते थे। वैसे ही एक रात था, अब मुझे करीब 8 दिन यहाँ पर हो चुका था, लेकिन आज जो था ना, मौसम ठीक नहीं था। और मैं बताऊं कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद था। अब मैं चाय पी लेता ना तो मुझे बड़ा आनंद आता था। मुझे 2-4 घंटे के अंदर में चाय जरूर चाहिए था। आज जब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर के बैक साइड में जब अपना ट्रक खड़ा करता था ना, तो जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, कितना भी भोजन कर लूँ, तब तक मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने कोई भोजन किया है। चाय पीने के बाद लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती, लेकिन मुझे बड़ा सुंदर नींद आती थी चाय पीते ही। हाँ, मैं अपने पास में स्टोव वगैरह रखता था मेरे पास में कि जब मर्जी हो, अगर कहीं चाय का दुकान ना हो तो मैं चाय तो बना सकूं। हाँ, वैसे ही करता था। रमेश के जाने के बाद मैं ज़रूर चाय बनाता था और चाय का घूंट लेकर के तब मैं चैन से सो जाता था। हाँ, उस रात मौसम बिगड़ा हुआ था, आसमान में बादल जमे हुए, बिजली चमक रही थी। हाँ, रिमझिम रिमझिम बारिश भी कहीं कहीं मुझे जब हम लौट रहे थे ना, तब रास्ते में मिली थी। तब रमेश कहने लगा कि उस्ताद जी, आज तो लग रहा है मौसम बिगड़ा हुआ है, आज मैं कैसे घर जाऊंगा। मैं कहने लगा कि अरे जाने की क्या जरूरत है, ट्रक में जैसे मैं सोता हूँ वैसा तुम भी सो जाना, चलो यही कर लेते हैं, मैं तो रोज़ सोता हूँ। जब हम अपनी जगह पर पहुँचे ना, जहाँ ट्रक लगाते थे हॉस्पिटल के मुर्दा खाना का बैक साइड में, तब मौसम जो था ना खुल गया था। जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी ना, अब रुक गई थी। और उस टाइम रात के करीब 11:30 बज रहा था। रमेश तो रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई ना, कहने लगा उस्ताद जी यहाँ मच्छर बहुत है, ना जाने कैसे आप सो पाते हो, मैं तो यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं उसको रोकता रह गया, लेकिन वो निकल चुका था। कहने लगा कि उस्ताद जी सुबह मिलते हैं, सुबह जल्दी आऊँगा। हाँ, इसके बाद वो जा चुका था। मैं अब उस जगह पर भोजन तो हमने रास्ते में ही कर लिया था, लेकिन अब चाय पीने की इच्छा कर रही थी। हाँ, वही मैं अब इंतज़ाम कर रहा था। बाहर तो मौसम ना जाने कब बारिश हो जाए, तो मैं अपना जो स्टोव था ना, मैं एक ऐसे ओट के तलाश में था कि जहाँ पर
बारिश के पानी का कोई वजह मैंने नुकसान ना हो, स्टोव बुझे नहीं। और वो हॉस्पिटल का जो गेट था ना, बैक साइड वाला, वो तो बंद ही रहता था, लेकिन वहाँ पर ऐसा परछत्ती सी बना हुआ था जहाँ पर बारिश अगर पड़ती भी ना तो नीचे पानी बिल्कुल नहीं आता। हाँ, मैं ट्रक में ये सब काम करता ही नहीं था। कई लोग अपने ट्रक के केबिन में ही खाना बनाने के काम करते हैं, लेकिन डीजल का मामला होता है, जरा सा भी चिंगारी अलग निकली तो ट्रक का सत्यानाश हो सकता है। हाँ, वही मैं अब अपना स्टोव उठा करके और उस जो दरवाज़ा बैक साइड का था वो तो हमेशा बंद ही रहता था, उसमें मोटे मोटे ताले लगे हुए थे। अब मैं उसी जगह पर आ गया जो सुरक्षित था, बारिश वहाँ पड़ता नहीं था। अब मैं स्टोव जला करके चाय का पानी रख दिया था और चीनी वगैरह डाल करके बस चाय खदकने की बस इंतज़ार में था कि चाय कब खदके, अब मैं चाय लेके अपना ट्रक में आ जाऊंगा। बस इतना ही इंतज़ार था। और तभी वो जो गेट था ना, जो हमेशा बंद रहता था, वहाँ पर हमारे साइड से एक लड़की अब आकर के खड़ी हो गई थी और वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। अब उस रात को भी उसका कपड़ा अलग ही चमक रहा था, लेकिन वो गेट बंद था, जाएगी तो कैसे जाएगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल का स्टाफ ही है और इसके पास शायद इसकी चाबी है। अब उस वक़्त में रात का 12 बज रहा था। हाँ, मैं अपना चाय का अब तैयारी कर रहा था, लेकिन निगाहें मेरी उस पर जमी हुई थी और वो बंद गेट के पास में जा कर के अंदर कुछ देखना शुरू किया। अब फिर जैसे उसकी निगाह मेरे पर पड़ गई, जैसे ही पड़ी ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मैं वो मुस्कुराहट कभी भूल नहीं सकता। और लड़की बेहद ही खूबसूरत सलीके से कपड़े पहन रखी थी। अब मुझे लग रहा था कि ज़रूर इसी हॉस्पिटल में काम करती होगी, यहाँ की स्टाफ होगी। हाँ, तभी तो इतनी रात को इस जगह पर आई है, नहीं तो और किसी को आने का मतलब क्या हो सकता है। और वो अचानक उस गेट को छोड़ करके जहाँ मैं चाय बना रहा था ना, वहाँ पर आके खड़ी हो गई। मुझे घूर के देखने लगी। मुझे उसका घूरना बड़ा अजीब लग रहा था और आखिरकार मैं पूछ ही बैठा कि आप चाय पियेंगे क्या, चाय बन रही है। लड़की मुस्कुरा करके अभी भी मुझे घूरे जा रही थी और कहने लगी, नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती। मैं तो देख रही थी कि यहाँ कौन आकर के चूल्हा जला रहा है। मैं तो देख करके अचंभित हो गई थी, यहाँ तो कोई जल्दी से आता भी नहीं है। लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें कर रही थी और तब मैं कहने लगा कि ऐसा ऐसा यहाँ इस जगह पर क्या है कि जल्दी से रात को कोई आता नहीं। और तब वो लड़की खुद बताने लगी कि देखो, इसके पीछे मुर्दा घर है। अब मुर्दा घर में तो मुर्दा होते ही हैं और लोग बाग डर जाते हैं कि यहाँ पर तो मुर्दा घर है, यहाँ तो हमें रात को आना नहीं चाहिए। तो आप भी डरते होंगे, क्या आपको मालूम नहीं है? मैंने अब उसकी तरफ देखते हुए निगाहें अपने करते हुए कहने लगा कि नहीं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जिंदा से या मुर्दा से। जब जिंदा से नहीं डरता तो मुर्दा से डरने का कोई मतलब ही नहीं है। मुस्कुराकर मैं उसका सवाल का जवाब दिया और लड़की फिर कहने लगी, बड़े दिलेर हो आप। तब मैं कहा कि जी जी, मैं ऐसे ही हूँ, मैं हूँ ना ट्रक ड्राइवर। हम लोग तो ऐसे ही, हमारा ट्रक ना जाने कब कभी खराब हो जाए तो हमें तो जंगल के बीच में भी रहना पड़ता है। अगर हम डर जाएंगे तो ड्राइवरी कैसे कर पाएंगे। हम नहीं डरते जी भूत प्रेत से, हम किसी से भी नहीं डरते। मैं अपनी बढ़ाई कर रहा था, बखान कर रहा था, उस लड़की को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था। और तब वो लड़की मेरे बारे में पूछने लगी कि आप कब से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो। मैं सब कुछ इम्प्रेस करने के लिए उस लड़की से बताने लगा था। लड़की पूछी कि चलो ठीक है, मैं अब जाती हूँ, मुझे अब लग रहा है कि दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। मैं चाबी जो अपनी है ना भूल आई हूँ, नहीं तो ये शॉर्टकट रास्ता था मेरे लिए और मैं तो यहीं से आती जाती हूँ। और वो अचानक मुड़ करके जाने लगी
आज सही मायने में उस लड़की को देख करके मैं पहली नज़र में उसको पसंद कर लिया था कि ऐसी ही लड़की मुझे चाहिए जो मेरी अर्धांगिनी बन सके। मैं ऐसी लड़की का सपना देखा करता था कि मेरी शादी हो ना तो मेरी पत्नी ऐसी शक्ल होना चाहिए, ऐसी ही होना चाहिए बिल्कुल। और वो लड़की बस मेरी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। और तभी वो लड़की जब वापस जाने लगी ना, और फिर मुड़ी और कहने लगी कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है। उसका सवाल सुन करके मैं भौचक्का रह गया था कि एक अनजान लड़की जिसे मैं अभी अभी मिला हूँ और वो मुझसे ना जाने कितना सवाल अब कर दिया और आखिर में पूछ रही है कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है। और तब मैंने शर्माते हुए कहा कि जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। और तब वो मुस्कुराती, खिलखिला के हंसी और फिर आगे की तरफ बढ़ी। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि क्या तुम दोबारा मुझसे मिलोगी। मेरे मन में तो अब बोलने का इच्छा बहुत थी, लेकिन उस टाइम मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और तब तक वो लड़की उसी बाउंड्री के साथ साथ आगे बढ़ने लगी और जहाँ पर वो दीवार मुड़ी थी और उसके बाद मुड़ी तो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं समझ गया कि वो फ्रंट गेट के पास पहुंच गई होगी। वो फ्रंट गेट तो अब हॉस्पिटल है तो खुला ही रहता होगा। मुझे जरा भी नहीं संदेह हुआ कि जिस लड़की को मैं यहाँ पर देखा था, आज जिस लड़की से मैं पहली नज़र में प्यार करने लगा, क्या कौन है, मैं जरा भी अब उसका पता ठिकाना और उसके बारे में बस पूछ ही नहीं बैठा। सबसे मेरी गलती थी, लेकिन एक मन में आस था कि चलो आज आई है तो कल हो सकता है फिर उसी टाइम में इसकी ड्यूटी आती हो, जरूर आएगी। बस वही चीज़ को अपने दिल में रखे समय मैं अपने ट्रक पर चाय लेके आ चुका था। सारा जो चाय का बर्तन था, स्टोव था, उठाकर अपना रख चुका था और उसी लड़की के सपने देखते हुए चाय पीते पीते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब वास्तव में वही लड़की मेरे सपने में आ रही थी, जैसे मेरे पास में बैठी हो, मुझसे प्रेम भरी बातें कर रही हो। ऐसा ही उस रात को मुझे ख्वाब आया था और वो ख्वाब इतना हसीन था कि जब सुबह उठा ना तो मैं तरोताज़ा था। तब तक मेरा जो असिस्टेंट था रमेश आ चुका था। दुआ सलाम करने के बाद कहने लगा कि उस्ताद जी, बारिश तो रुक गई थी, मैं तो खामे खाकर घर पर गया। घर पर गया तो बिजली थी नहीं, जैसा यहाँ हाल था हाँ वैसे ही घर पर, वहाँ भी मच्छर काट रहे थे और यहाँ पर मैं तो खाम खा गया इतना दूर चल के पैदल, मुझे तो आपके साथ ही रहना चाहिए था। और तब मैंने हंसते हुए कहा कि बेटा सही कह रहे हो, मैं तुम्हें रोक रहा था लेकिन तुम रुके नहीं। चलो अब बताओ अब रात कैसे कटी। वो मुझसे सवाल पूछने लगा। मैं बोला कि जैसे हर रोज करती है। अब मैं बताना चाहता था कि मैं एक लड़की से मिला था यहाँ पर, लेकिन मैं उस बात को छिपा दिया, बताया तक नहीं। अब रोज की तरह हमारा काम शुरू हो चुका था। अब जाकर के माल लोड करना और फिर उसको जगह जगह इलाके में बांटना, यही तो हमारा काम था। और उस काम में लगने के बाद उस लड़की को मैं भूल चुका था। अब इतना ही मेहनत हम करते थे ट्रक में। जब लौटे ना तो आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आज रात का करीब करीब 10 बज रहा था। और वो लड़का अब रास्ते में ही उतर गया था। कहने लगा कि उस्ताद जी, मेरा यह घर यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, तो मैं तो बस 5 मिनट में चला जाऊँगा और आप जाओ अपने ठिकाने पर, अब आराम करो, भोजन तो हमने कर ही दिया है। अब मैं अपने ठिकाने पर अब आ चुका था। अब मैं उस आस में लगा हुआ था। आज तो मौसम भी साफ था, आसमान में बादल थे लेकिन बरस नहीं रहे थे, ना बिजली चमक रही थी। बिल्कुल शांत वातावरण था और हवा भी अब बिल्कुल धीमी धीमी चल रही, नहीं तो पिछली रात तो बड़ा तेज तूफान जैसा माहौल था। और आखिरकार मुझे लगने लगा कि अब मुझे चाय बनाना चाहिए। क्या पता वो लड़की कब आएगी। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था,
लेकिन मैं चाय बना करके पी चुका था। अब मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठा हुआ और जिधर से लड़की आई थी और गई थी मैं उसी साइड में अब देखने लगा था। 11 बजा, कोई मालूम नहीं कहाँ है, कुछ भी कोई खबर नहीं। जब 12 बजा ना, तब वो अंधेरे से उजाले की तरफ आती हुई दिखी। अब जो बाउंड्री था वहाँ पर कुछ कुछ कदम की दूरी पर लाइटें भी लगी हुई थी। हर लाइट की रोशनी से अब वो जगह अब उजाला भी था। जब मैंने अंधेरे से आते हुए उसको देखा ना, अब सेम ड्रेस जैसा मैंने कल देखा था, सेम ड्रेस वही था। हाँ, वो उसी गेट पर जाकर खड़ा हो गई। हाँ, अचानक निगाहें मेरे ट्रक की ओर। हाँ, मैं तो जैसे खिड़की पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, जब मेरी नज़र आपस में मिली ना, वो उसी गेट से वापस अब आ चुकी थी मेरे ट्रक के पास में। हाँ, कहने लगी कि आज आपने चाय नहीं बनाया। उसकी तो मुस्कुराहट का मुझे इंतजार था। उसकी सुंदर सुंदर आंखें और खूबसूरत चेहरा मैं देखता ही रह गया था। अब मैं बोला, जी मैं चाय तो बना के कभी का पी गया, आज मुझे जल्दी आना हो गया था ना, और मैं चाय पी चुका हूँ। मैं उससे तो बात करने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि उसके बारे में जानकारी पा सकूं। और धीरे धीरे वो लड़की अब खुलने लगी थी। और तब वो कहने लगी कि एतराज ना हो तो मैं आपके ट्रक में बैठ सकती हूँ। मैंने बोला, जी काहे के एतराज, आइए अगर आपके पास वक्त है तो। हाँ, मेरे तो जैसे लॉटरी लग चुकी थी। वो ट्रक के अंदर आके बैठ गई थी। पहले पूरा ट्रक का मुआयना किया। हाँ, इसके बाद जैसे उसको तसल्ली हो गई कि हाँ अब ठीक है। हाँ, तब वो मेरे से बात करने लगी। हाँ, तब मैं उसे जानकारी लेना शुरू किया कि आप इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं क्या। हाँ, तब वो हाँ में सर हिलाया कि हाँ मैं इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। हाँ, मुझे अपनी बात सही लगी कि ज़रूर इसी हॉस्पिटल की स्टाफ थी। ना जाने किस पोस्ट में थी, लेकिन कपड़े तो अच्छी पहन रखे थे। मैं सोचा कोई नर्स या कोई स्टाफ में से होगी। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अब तो ले चुका था। मैं उसके बारे में पूछ चुका था कि कहाँ रहती हो आप, आपके परिवार में कौन कौन है। तब वो कहने लगी, मेरा तो भरा पूरा परिवार है। अब मेरा जो घर है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं रोड तक तो साधन से आती हूँ, लेकिन मेन रोड के बाद मुझे साधन नहीं मिलता है, तब मैं वहाँ से पैदल ही आती हूँ। मैं पूछने लगा कि क्या आप हमेशा नाइट ड्यूटी करती हैं। तब वो कहने लगी कि हाँ, मैं हमेशा नाइट ही ड्यूटी करना पसंद करती हूँ। हमें उसके बारे में अब जो भी जानकारी चाहिए थी ले चुका था। हाँ, वो लड़की मुझे इम्प्रेस हुई पड़ी थी। मेरा भी चेहरा मोहरा अच्छा लगता था, कद काठी बिल्कुल सही थी। मैं अब उससे एक नज़र में देखते ही मुझसे प्यार हो गया था। मुझे तो एहसास हो रहा था कि लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। और आखिरकार अब कौन बोले, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लड़की जो थी ना, कभी मेरे चेहरे की ओर देखती थी, फिर मुस्कुराती थी, फिर नज़रें दूसरी तरफ कर देती थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। तभी मैं अपना गला खंखारते हुए कहने लगा कि देखिए, अगर मैं आपसे कुछ बात करूँगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तब वो लड़की मेरी तरफ मुस्कुराहट भरी नज़र से देखती हुई कहने लगी कि कैसी बात। अगर वो बात अच्छी होगी तो मैं थोड़ी बुरा मानूंगी, अगर बात मेरे मन पसंद नहीं होगी तो तभी भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। अब जो मेरा हिम्मत था ना, थोड़ा बढ़ चुका था। अब मैं कहने लगा कि देखिए, आप जरूर इस हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, एक अच्छी पोस्ट पर होंगी, लेकिन मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन जो मेरी दिली इच्छा है ना कि मेरी पत्नी अगर मिले ना तो आपकी जैसी मिले, मेरा मन का दिल का ख्वाहिश है। मेरी बात सुनकर के वो लड़की खिलखिला के हंसने लगी। कहने लगी, ऐसा क्या है मुझ में, मुझसे और भी अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां यहाँ पर हैं और मैं उनसे अब अलग थोड़ी हूँ।
मेरे से भी सुंदर सुंदर लड़की अभी सिटी में रहती है। ऐसा क्या है कि आप मुझे अब इतना पसंद करने लगे? मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से उस वक्त सब कुछ फटाफट फटाफट निकल रहा था। मैं उसकी तारीफ पर तारीफ करता जा रहा था कि देखिए, सबसे अच्छी तो आपकी सुंदर आंखें हैं, मुझे तो बहुत भा चुकी है। इसके बाद मैंने पूरा तारीफ अब कर चुका था। अब लड़की मेरी तरफ देखती, मुस्कुराती। इसके बाद जो मैंने बोला, शायद उसने भरोसा कर लिया था। अब मेरा हाथ अब उसके हाथों में था। पहला प्यार का अब कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जैसे ही मेरे हाथ में हाथ आया ना, मुझे तो लगा कि मैं एकदम हवा में उड़ रहा हूं। शरीर में एक गनगनाहट से हुई। अब मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। मैं उसकी आंखों में खोस आ गया था। इसके बाद मुझ पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बस मैं ना जाने कब तक उसकी गोद में पड़ा रहा। और वो मुझसे बातें करती रही, मैं भी उससे बात करता रहा, प्यार करते रहे अपने ट्रक के केबिन में। जब सुबह के 4 बजाना, तब वो लड़की कहने लगी कि देखो, मुझे अब अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। अब इतना टाइम मैं निकाल चुकी हूँ, नहीं तो मेरा जो सीनियर होगा, जो है, वो मुझ पर नाराज हो जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ, भाई ये हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़की है और 4 घंटा मेरे साथ दे चुकी है, अब रोकना ठीक नहीं है। अब मैं भी कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, नौकरी पहले है, प्यार तो बाद में करते रहेंगे, अब तो हम मिल चुके हैं ना, फिर कब मिलेंगे? लड़की कहने लगी अगर मौका लगा तो हम कल भी मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, और लेकिन हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं कभी 1 बजे भी आती हूँ, कभी 12 बजे भी आती हूँ, जब भी मौका मिलेगा स्टाफ से मैं हॉस्पिटल से आऊँगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो पहले शुरू हो जाती है। अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी, मैं जान चुका था। अब मेरा प्रेम भी हो चुका था। आज जरा से भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़की से मैं दिल लगाया हूं ना, वो इस संसार की रहने वाली है ही नहीं, वो तो प्रेत आत्मा है। उसको मरे हुए न जाने कितने साल हो चुके। मैं तो अगर जानता तो मैं तो दूर भाग लेता, सब कुछ जानते हुए। लेकिन मुझे ना तो भूत प्रेत पर यकीन था, ना चुड़ैल पर यकीन था। मैं इन चीज की परवाह करता ही नहीं था, अब मैं डरता भी नहीं था ना। खैर, उसके बाद से अब वही लड़की कभी 12 बजे आती रात को, और कभी 11 बजे आती, और हम भी कभी 9 बजे आ जाते थे, कभी 10 बजे आते थे, कभी 11 बजे, रोज की तरह। और मेरा चेहरा बड़ा खिला खिला रहता था। मेरे चेहरे पर अब मुस्कुराहट दौड़ती रहती थी। जब से उस लड़की से हम मिलना शुरू किए ना, मेरे चेहरे की रंगत ही बदल चुकी थी। अब मेरा जो असिस्टेंट था रमेश, वो मुझे चोर नजरों से देखता था। कहता कि उस्ताद जी, आपकी रंगत तो निखरती जा रही है, देखो चेहरे पर अब सेब की तरह लाल लाल रंग दिखाई दे रहे हैं। उस्ताद जी, छुप छुप कर आप खाते क्या हो? हम तो सुबह ही आपके साथ नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, रात का भोजन करके हम अपना घर जाते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ आप अलग से खाते हो? उस्ताद जी हमें भी बताओ, हमें भी आपकी तरह दिखना है, बनना है। तब मैंने कहा कि बेटा, मैं तो लाल चाय पीता हूँ खाना खाने के बाद में, तुम तो देख ही चुके हो ना। उसके अलावा मैं अलग से कोई भोजन करता ही नहीं हूँ। मैं खुश रहता हूँ, सबसे बड़ी यही बात है। तुम भी खुश रहोगे तो ऐसा रंगत तुम्हें दिखाई देगा। और मेरी बातों से एक तरह से संतुष्ट भी हो गया था। खैर, ये सब करते करते अब लगभग 15 दिन बीत चुका था। अब 15 दिन से लगातार हम उस लड़की से मिलते थे अपने ही ट्रक में, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता था। कभी मैं जल्दी आ जाता 9 बजे तो मुझे इंतजार करना पड़ता था। वो हमेशा 12 बजे के बाद ही लगभग आती थी, कभी कभी 11 बजे के आसपास आ जाती थी, लेकिन ज़्यादातर उसमें टाइम नोट किया था, जैसे ही 12 बजता था ना, तभी वो इधर वो दीवार मुड़ी थी, उधर से मुझे आती हुई दिखाई देती थी।
और इसके बाद हम ट्रक में बैठते, अब 2-3 घंटा 4 घंटा व्यतीत करते उसके साथ में, प्रेम करते, प्रेम की बातें करते, और क्या था। और इसके बाद में सारा दिन उसी लड़की के चेहरा अपने दिल में बसाए और खुश रहता था। यही मेरी खुशी का राज था। और मेरा जो असिस्टेंट कहता था कि आप तो निखर गए हो, दिन पर दिन आपके चेहरे की रंगत बढ़ती जा रही उस्ताद जी। हाँ, मैं भी तो खुश रहता हूँ, मुझ पर यह रंगत क्यों नहीं आती है। अब मैं क्या बताऊं कि मैं तो प्यार कर बैठा हूं, लेकिन बेटा तुम्हारा अभी उम्र नहीं है प्यार करने का। जब मेरी उम्र में आओगे तब तुम्हें प्यार जरूर हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं उसको बताता नहीं था। अब रोज की तरह अपना काम चलता रहता था। और ट्रांसपोर्ट का जब माल मिला ना, अब दूर शहर का था। हालांकि हम दूसरे शहर में जाते नहीं थे, लेकिन जो ट्रक माल लेकर जाता था ना, उसका ड्राइवर छुट्टी कर गया था। और जो हमें इमरजेंसी, अब उस माल को लेकर के दूसरे शहर जाना पड़ा। अब उस शहर जाने का मतलब कि हम 4 दिन, 2 दिन इधर से और 2 दिन उधर से आने जाने में लगना था। आज 4 दिन में कैसे उस लड़की से बिछड़ के रहूंगा, मुझे इसी बात का कोफ्त हो रहा था। मैं तो बहाना जरूर बनाया अपने मालिक से कि नहीं, और किसी ड्राइवर को भेज दीजिए। अब मुझे लोकल में ही काम करना अच्छा लगता है। लेकिन वो जो मालिक थे मेरे ट्रांसपोर्ट के, मुझ पर नाराज हो गए थे कि देखो भाई, ये बात मुझे पसंद नहीं है। काम तो काम है, और तुम तो लोकल ही ज़्यादा काम करते हो। अगर आज इमरजेंसी आ गया तो तुम मना करोगे? ऐसा मैं ड्राइव रखना पसंद नहीं करता। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भाई ड्राइवर हूँ और मालिक तो ट्रांसपोर्ट वाला है, जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। और आखिरकार मैं अब उस माल को लेकर दूसरे शहर पहुँच चुका था। हाँ, रात को मुझे उसकी याद जरूर आती थी, और मैं जब याद आती थी ना तो मैं उदास हो जाता था। और तब मेरा असिस्टेंट पूछता था कि उस्ताद जी क्या हो गया, अचानक आपके चेहरे पर रौनक गायब हो गई। मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था, सर में दर्द हो रहा भाई, बदन दर्द दुख रहा है। और तब हंसता, कहने लगा कि उस्ताद जी लगातार आप लोकल ही काम करते हो ना, अब लंबी सफ़र पर आए हो तो ऐसा तो होगा ही। अब ज़्यादा वक्त लग रहा है ना ड्राइविंग करने में, इसका ही असर है। खैर, हम 4 दिन तक अब उस लड़की से मिले बिना अब दूसरे शहर में रहे। अब इसके बाद 4 दिन के बाद जब लौटे ना, तो ट्रक तो हमारा उसी जगह पर खड़ा हुआ। और जो रमेश था ना, वो चला गया था अपने घर की साइड में। हाँ, उस टाइम रात का 10 बज रहा था। हाँ, मैं तो भोजन रास्ते में मैं और रमेश करके आए थे। हाँ, इसके बाद मैं उसी जगह पर चाय बना रहा था। चाय बना करके इंतजार करता रहा कि लड़की आएगी, लड़की आएगी, लेकिन लड़की नहीं आई। अब चाय लेकर मैं अपने केबिन में आ चुका था। 12 बजे तक उसका आने का टाइम होता था लास्ट। और वही मैं 12 बजे तक, हालांकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था, सोना चाहता था, लेकिन उस लड़की की चाहत थी ना, अब मैं इंतजार करता रह गया। 12 बज गया, 12:30 बजा, 1 बजा, 2 बजा, और लड़की नहीं आई। और तब मुझे आखिर में सोना पड़ा। जब सुबह उठा ना, तो मैं देर तक सोता रह गया था। रमेश ही आकर मुझे आवाज़ लगा रहा था कि उस्ताद जी सुबह हो चुकी है, कब तक सोते रहोगे, उठ जाओ। और तब मैं उठा। मेरी नज़रें अब उसी गेट की साइड में थी, और उस कोने से जहाँ से वो लड़की आती थी फ्रंट गेट से। लेकिन वो जगह तो बिल्कुल अब सुनसान था। अब मैं उदास में था उस वक्त भी। रमेश मेरे से पूछ रहा था कि उस्ताद जी क्या हुआ, अब फिर आपके चेहरे का रौनक गायब हो गया। मैं कहने लगा भाई ऐसा ही है, अब इतना लंबी दूरी जो हमने सफ़र किया ना, उसी का असर है। चलो आप निकलते हैं, पहले हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और इसके बाद ट्रांसपोर्ट के अब काम में जुट जाएंगे। अब वही हमने किया। अब फिर जब माल खाली करके आए ना, तो रात का 11 बज रहा था। और रमेश को ना जाने क्या मन में समाया, और वो कहने लगा कि उस्ताद जी आज मैं भी आप ही के साथ
ट्रक पे ही सो जाता हूँ। मैं पूछने लगा कि ऐसा क्यों भाई, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि रमेश इस जगह पर रुके। अगर रमेश रुकेगा तो फिर तो लड़की का आना होगा, वो नहीं आएगी। मैं उसको एक तरह से मना करता है कि अरे रमेश, मच्छर है यहाँ पर, तुम्हारा तो अपना घर है, पंखा चल रहा होगा, तो तुम्हें यहाँ पर मच्छर थोड़ी कटवाना है, जाओ अपने घर जाओ। तब रमेश कहने लगा कि देखो उस्ताद जी, आज मेरे घर में कोई है ही नहीं, सब रिश्तेदारी में गए हुए हैं, अकेले मुझे घर में डर लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज आपके साथ इस ट्रक में सो जाऊंगा। तब मैं कहने लगा ठीक, आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। अब मैं कहने लगा कि ऐसा करते हैं, केबिन में तो हम 2 जने सो नहीं पाएंगे, तो एक काम करो, तुम ट्रक के हुड पर अब मैं बिस्तर लगा देता हूँ जो मेरे पास में है, और वहाँ पर हवा भी ऊपर चलती रहती है, तो ऊपर ही आराम करो। अब मैं नीचे अब सो जाऊँगा जैसे मैं हर रोज़ सोता हूँ। वो मेरी बात रमेश मान चुका था। फिर मैं चाय का इंतज़ाम किया, फिर चाय लेकर के अपने केबिन में आ चुका था। थोड़ी देर तक रमेश मेरे साथ बात करता रहा, और तब तक 11:15 के आसपास हो चुका था। अब मैं देख रहा था कि रमेश के आंखों में नींद समाई हुई है। अब मैं कहने लगा रमेश, जाओ तुम ऊपर जाओ, अब आराम करो। अब मुझे एहसास था कि 12 बजे के बाद ही वो लड़की आएगी, और ऐसा ही हुआ। रमेश तो चला गया ऊपर जा कर के, अब एक तरह से गहरी नींद में सो गया होगा। अब मैं नीचे में अब अपना केबिन में बैठा हुआ और उसी लड़की का आने का इंतजार कर रहा था। कल लड़की क्यों नहीं आई, मुझसे उससे सवाल पूछना था। अब मैं तो बताया भी नहीं था कि मैं अब 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद वो लड़की मुझसे नाराज तो नहीं है, मुझे तो यही लग रहा था कि वो गुस्सा मान चुकी है, अगर वो मिली तो मुझ पर नाराज जरूर होगी। आखिरकार 12:30 बजे उसी साइड से अंधेरे से आती हुई अब रोशनी में वो आ चुकी थी। वो ऐसा ही ड्रेस हर रोज पहनती थी, सफेद रंग का। आज जब वो नजदीक आई ना, तो मेरा दिल धक धक करने लगा। कहीं ऊपर में रमेश जाग तो नहीं रहा होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। अब वो सीधा अब केबिन में आ चुकी थी। अब मुझसे नजरें अब मिलाए, अब गुस्सा हुई पड़ी थी। चेहरा उसका लाल लाल दिखाई दे रहा था, ये गुस्से की निशानी थी। अब मैं उसको मनाता रहा कि देखिए, मैं 4 दिन बाहर था, इसीलिए इस जगह पर नहीं आया, लेकिन मैं कल आया था, कल आप क्यों नहीं आई। मैं जब ये बात बोला ना, तो खिलखिला के हंसने लगी। कहने लगी कि अरे मैं बुरा थोड़ी मानी थी, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम ड्राइवर हो ना, अब ना जाने कहाँ का चक्कर मिला होगा। अब मैं तो समझ चुकी थी, लेकिन मैं कल यहाँ पर थी ही नहीं, कहीं और गई हुई थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी। अब मुझे डर लग रहा था कि रमेश कहीं ऊपर जाग न रहा हो। आखिरकार हम धीरे धीरे अब बात करते रहे, और अचानक उसको एहसास हुआ कि हम दोनों के अलावा इस जगह पर कोई है, और पूछ बैठी कि क्या इस ट्रक में और कोई है तुम्हारे अलावा। अब क्या छिपाता। मैं कहने लगा जी, मेरा असिस्टेंट है रमेश, वो उसके घर में आज कोई नहीं है, इसलिए आज मेरे साथ ही रुका हुआ है, लेकिन ऊपर में केबिन पर वो जो हुड होता है ना, उसके ऊपर सो रहा है, वो नींद में है, उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन वो लड़की थोड़ी सी घबरा गई थी, वो ट्रक से नीचे उतर गई। मैं उसको रोकना चाह रहा था कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, लेकिन वो रुकी नहीं, जिधर से आई थी उधर ही दौड़ती हुई चली गई। मैं बस चिल्ला नहीं सकता था कि रमेश कहीं सोते हुए जाग न जाए, मुझे इसी बात का खटका था। वो चली गई, मैं बस देखता ही रह गया, मैं आवाज ही नहीं दे पाया। ना जाने रमेश को देख करके, जान करके क्यों भाग गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और आखिरकार जब चली गई ना, तो मैं उदास बैठ चुका था। तभी रमेश की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी। रमेश अब हुड से नीचे उतर चुका था। अब केबिन का दरवाजा खोल करके अब केबिन में एक झटके में आ गया। अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे वाह उस्ताद जी,
ये बात थी। तभी तुम मुझे इस जगह पर रुकना नहीं चाहते थे। मैं सब कुछ जान गया हूं। वो तो बड़ा ही गजब की सुंदर लड़की है, हवा में उड़ती हुई जैसे यहां से जा रही थी। अब वो रमेश सब कुछ जान चुका था, देख चुका था। अब मैं तो बेहद डर गया था। अब मैं कहने लगा कि देख रमेश, इस बात को किसी को बताना मत, और मालिक को तो बिल्कुल इस बात का खबर भी नहीं चलना चाहिए। नहीं तो मालिक, मैं देख लिया हूं, वो गुस्से वाले हैं। क्या पता मुझे नौकरी से हटा दें, शायद उनको ये बात पसंद ना आए। रमेश मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा, और अचानक उसका जो चेहरा था ना, एकदम गुस्से वाला हो चुका था। मैं उसका रवैया देख करके दंग रह गया था। अचानक उसका मूड कैसे बदल गया। और तब रमेश मेरी तरफ चुपचाप शांत भाव से, गुस्से वाला भाव से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में मुझे गुस्सा नजर आ रहा था। मैं पूछने लगा, कह रही रमेश, हुआ क्या? तू मुझ पर इतना नाराज क्यों हो गया? हाँ, रमेश जैसे पहले मजाक कर रहा था कि वाह उस्ताद, क्या सुंदर लड़की को तूने पटाया। देखो वो लड़की हवा में उड़ती हुई जा रही है। मुझे जरा भी संदेह नहीं हुआ कि रमेश कहना क्या चाहता है। अरे हवा में कहाँ, वो तो अपने पैरों से जमीन पर चलती जा रही थी। ये बात को मैं समझ नहीं पाता, लेकिन रमेश जो था ना, उस बात को मुझसे बोला था। और फिर रमेश का जो चेहरा मेरी तरफ गुस्से की तरफ भरा हुआ था, कहने लगा कि उस्ताद जी, आपको ये पता है कि आप किस लड़की से प्रेम कर रहे हो? कौन थी वो? मैं बोलने लगा कि हाँ, इसी हॉस्पिटल में काम करती है, स्टाफ है, वो नाइट ड्यूटी करती है। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसका भरा पूरा परिवार है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, जहाँ पर परिवार सहित रहती है, और नाइट ड्यूटी ही पसंद करती है। मैं तो उसे अब मूड बना लिया हूँ शादी करने का। जैसे ही ये बात मैंने बोला रमेश को, रमेश मुझ पर और गुस्सा हो गया था। कहने लगा कि आप उस लड़की को जाते हुए नहीं देखा, कैसे जा रही थी वो? मैं अब हैरान था उसकी बात पर। क्या कहना चाह रहा था रमेश, मैं अभी भी समझ नहीं पाया था। मैं कहने लगा कि रमेश, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ लफ्जों में कहो ना, क्या बात है, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा? तब रमेश कहने लगा कि उस्ताद जी, आपके आंख पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। आप प्रेम के जाल में जो फंसे हुए हो। वो लड़की जमीन पर चली नहीं रही थी, उसके पैर हवा में चल रहे थे, जिसे तैर रही थी। क्या आपको ये सब नजर नहीं आया? वो गुस्सा होता हुआ सारी बात कहने लगा। जैसे ही ये बात बोला ना, एक पल के लिए तो मैं थोड़ा डर सा गया था, लेकिन अगले पल मैं जानता था कि रमेश मजाकिया है, ये मजाक तो नहीं कर रहा। मैं रमेश से बोला, देख रमेश, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, और मुझे तो डराने की कोशिश मत कर। मैं डरता भी नहीं किसी चीज से, ना तो मैं भूत प्रेत ना किसी चीज को मानता हूं। तब रमेश कहने, आपके आंखों पर लग रहा है कि प्रेम का पट्टी बंधा हुआ है, तभी तो वो चीज आप देख नहीं पाए जो चीज मैं ऊपर से देखा था। वो लड़की इंसान नहीं है, वो कोई चुड़ैल है, कोई प्रेतनी है, या फिर कोई प्रेत आत्मा है, लेकिन इंसान नहीं है। उस्ताद जी, अपनी आंखें खोलो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अब जैसे ही रमेश ने यह बात बोला, मैं तो सन्न रह गया था। मुझे तो वो लड़की जमीन पर जाती हुई दिखी थी, और जबकि रमेश का कहना था कि वो लड़की हवा में अब जैसे तैर के जा रही हो, अपना कदम जमीन पर अब उसका पड़ ही नहीं रहा था। रमेश का कहना यह था, लेकिन मैं अब थोड़ा डर चुका था। मैं भूत प्रेत को तो यकीन करता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही रमेश ने ये बात मुझे बताया, तो एक पल के लिए लगा फिर कि रमेश मेरे साथ मजाक कर रहा है। अब मैं कहने लगा कि रमेश, मजाक बहुत हो चुकी है। अब मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके बारे में सब जानकारी लिया हूँ, उसका नाम पता मुझे सब मालूम है। आज
तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक प्रेत आत्मा है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। तब रमेश कहने लगा कि उस्ताद जी, आप पछताओगे। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, कसम खिला लो। मैं आपसे आपको उस्ताद मानता हूँ तो मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। अब जो भी था उसकी बातों में सच्चाई थी या नहीं थी। अब मैं उस लड़की से इतना अब प्यार करता था कि रमेश की बात ही मुझे झूठी लगने लगी कि ज़रूर रमेश झूठ बोल रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की को मैं छोड़ नहीं सकता था रमेश के कहने पर। आखिरकार रमेश अपनी जिद पर, मैं भी अपनी जिद पर। इसके बाद हम अपने अपने बातों पर अडिग रहे। रमेश का कहना था कि आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं जान चुका हूँ उसकी असलियत क्या है। वो एक प्रेत आत्मा है, वो इंसान नहीं है। लेकिन मैं अपनी जीत पर अड़ा हुआ था कि रमेश, तेरी आंखें धोखा खा गई है। अब तू जो जो देखा है ना, वो तेरा ख्वाब होगा और कुछ नहीं। वो लड़की इंसान ही थी। तब रमेश कहने लगा कि वो लड़की आपसे झगड़ा करके क्यों भागी। मैं सब कुछ सुन रहा था ऊपर से। वाकई में रमेश के होने से उसको क्या तकलीफ थी, जबकि रमेश ऊपर के माले पर था और वहाँ से केबिन में कोई देख भी तो नहीं सकता था। अब थोड़ा बहुत संदेह होने लगा था, लेकिन अब इस वक्त में हम क्या कर सकते थे। जैसे तैसे हम रात काटे, सोए भी। सोने के बाद में उसी लड़की का मुझे ख्वाब आ रहा था, सपना आ रहा था। और लड़की जैसे गेट पर खड़ी हो, अब मेरी तरफ गुस्से गुस्से भरी नज़र से देख रही हो। अब मैं जब जाता हूँ ना, तो लड़की अचानक गायब हो जाती है। मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती है। इस तरह अब रात को पूरा ड्रीम देखने के बाद सुबह हम जग चुके थे। तब भी रमेश कह रहा था कि उस्ताद जी, मैं तो कहूँगा कि इस जगह पर आप ट्रक लगाना ही छोड़ दो। मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रक लगाते हैं और वहाँ आप सही रहोगे, मेरी बात मानो। लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं, जब तक ट्रांसपोर्ट का मालिक नहीं कहता मैं दूसरी जगह पर ट्रक लगाऊंगा ही नहीं। हम दोनों अपने काम पर नाश्ता पानी करने के बाद में, और रमेश की बातें मेरे दिमाग में खटकती रही। सारा दिन हम इसी बात को सोचते रहे। और कभी कभी रमेश फिर अपना उपदेश देना शुरू करता कि उस्ताद जी, मेरी बात को ध्यान रखना, उस लड़की से आप दूरी बना के रखो, उसके पास बिल्कुल मत जाना। प्रेत आत्मा कभी किसी का हुआ है जो आपकी होगी, वो आपका खून चूस जाएगी। आप फिर देख लेना आपके साथ क्या होता है। मैं तो कहूँगा कि जगह ही बदल दो उस्ताद जी। इसके बाद रमेश तो अपने रास्ते पर चला गया था घर, और उस जगह पर मैं अकेले था। वास्तव में अब मेरे मन में दुविधा आ चुकी थी उस लड़की के प्रति। अब मैं देखना चाहता था कि लड़की जब आती है तो उसके पैर जमीन पर होते हैं कि नहीं होते। मैं उसी चीज़ को देखना चाहता था। इंतज़ार होने लगा। 12 बजा, 12:30 बजा, और 1 बजे अचानक अंधेरे में से आती हुई दिखाई दी। लेकिन मेरी नज़र में वो जमीन पर ही चल रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। जैसे आम इंसान जमीन पर चलता है ना, तो कदमों की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मेरा संदेह अब थोड़ा कम हो चुका था कि ज़मीन पर चल रही। रमेश का कहना था कि हवा में चल रही है, अब मेरे सामने तो ज़मीन पर ही आ रही है। हाँ, इसकी पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अब मेरी नज़र में वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, आम लड़की थी। वो जब हमारे केबिन में आई ना, तो गुस्से से भरी हुई थी। कहने लगी वो लड़का कौन था उस रात को। मैं बताने लगा उसको कि देखो, हमारा असिस्टेंट है, मैं आपसे बताया भी था ना। और उस रात में उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए मेरे साथ में रुक गया था। आप नाराज मत हो। तब उसका गुस्सा और भड़क चुका था। अब मैं जब उसका असली रूप देखा ना, तो मैं तो दंग रह गया था।
अब उसका रंगत जो था ना बदलने लगा था। गोरी चिट्ठी थी और अचानक उसका चेहरे का रंगत सांवला सा होने लगा था। सांवला होते होते अचानक अब जैसे काला पड़ चुका था। अब उसका जो बाल थे न काले, वो धीरे धीरे सफेद होने लगे थे। और कुछ ही देर में पलक झपकते ही ये सब हुआ था। जब मैंने उसका असली रूप देखा ना तो मैं दंग रह गया था। वो तो कई साल की लग रही थी, बूढ़ी अधबुढ़ की तरह। मैं जैसे ही उसका असली रूप देखा ना, मैं तो ट्रक से छलांग मार दिया था। और रमेश का सब बात मुझे अब सही लगने लगी थी। मैं उस जगह पर रुका नहीं, दौड़ता रहा। और वो लड़की कुछ देर तक, अब लड़की तो नहीं बोल सकती, अब चुड़ैल ही बोल सकता हूँ उसको, और वो काफ़ी देर तक मेरे पीछे पीछे दौड़ती रही। लेकिन जान बचाना था। और वो खूबसूरत लड़की अब कैसे हो चुकी थी, बुढ़िया की तरह लग रही थी। सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा काला पड़ चुका था, भयानक सा चेहरा हो गया था। अचानक कुछ ही पलों में रमेश का कहना बिल्कुल अपनी जगह पर सही था कि उस्ताद, इससे बचना है ना तो बच लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं दौड़ता हुआ अपने थोड़ी दूर पर ट्रांसपोर्ट गली थी और उस गली में मैं घुस चुका था। मैं जानता था कि वहाँ पर एक चौकीदार रहता है और वही मेरा अब हिफाजत कर सकता है। मैं चौकीदार के पास पहुँच चुका था। मैं अब जोर जोर से एक तरह से रो रहा था। सब कुछ उससे बातें बता रहा था कि भाई मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे कोई औरत आ रही है, बूढ़ी है, सफ़ेद बाल उसके, चेहरा भयानक है। और तब वो गले की तरफ देखने लगा और कहने लगा, कहाँ है कोई? कोई नहीं है, तुम ज़रूर कोई भयानक सपना देखोगे, आंखें खोलो और देखो, कहीं तो नहीं है कोई। तब मैं समझ गया था कि मैं इस जगह पर अब सुरक्षित हूँ। अब सारी रात मैंने उसी जगह पर बिताया था। सुबह जो लड़का था ना रमेश, ट्रक के पास पहुंचा था। जब ट्रक में नज़र नहीं आया ना, तब उसको दाल में कुछ काला लगा होगा और वो भी अब ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में आ चुका था। और मैं तो वहीं पर बैठा हुआ था उस गार्ड के पास में। जैसे ही रमेश आया ना, मेरी जान में जान आई। और इसके बाद दौड़ करके मैं उसे गले लगा दिया था और कहने लगा कि रमेश, तुमने सच बोला था। उस लड़की की हकीकत मुझे रात ही पता चला और वो कितनी भयानक है और कितनी बूढ़ी है, सब कुछ रमेश को बताने लगा था। तब रमेश कहा कि अभी भी आपके पास वक्त है और अभी कोई देरी नहीं हुई है। अगर उससे बचना है तो ट्रक हमें दूसरी जगह पर पार्क करनी पड़ेगी और यही उपाय है। आखिरकार मैं बहुत डरा हुआ था। वो दिन भर मैं ट्रक जरूर चलाता था, लेकिन हाथ कांपता था। जब भी उसका चेहरा सामने आता था ना, तो मैं बौखला जाता था। रमेश को सब मालूम था कि मेरे साथ में रात में क्या हुआ था और वो मुझे दिलासा देता था कि उस्ताद जी, आप चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जगह बदल लोगे ना तो आपके पास वो कभी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ ऐसे चुड़ैल को। अब वही हुआ जहाँ पर अब रमेश कह रहा था ना, वहाँ पर और भी ट्रक लगते थे और वहाँ पर चौकीदार भी होता था। अब मैं उसी जगह पर जा कर के ट्रक लगाया था। चौकीदार कहने लगा कि देखो, यहाँ मुफ्त में कोई ट्रक नहीं लगाता है, मैं पैसा लेता हूँ। और तब मैं कहने लगा, भाई हम आपको पैसा देंगे, ज़रूर देंगे। और इसके बाद वो औरत, वो बूढ़ी औरत, या मैं कहूँ मेरे सपनों की राजकुमारी, कभी भी मेरे पास में नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पंकज ट्रक ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर ज़रूर जाइएगा, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये भी चैनल तो आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं इसी जगह, इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।